बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर, मतलब सांप और शीशा, कांच, मिरर। तो क्या आप लोगों को अपने आप को शीशे में देखना अच्छा लगता है? जब आप अपने आप को कांच में देखते हो तो आप क्या सोचते हो? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी चिड़िया को कांच में देखते हुए देखा है? आपको क्या लगता है वो लोग क्या देखते होंगे? तो अब हम ये बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ते हैं, एक डॉक्टर, एक सांप और एक कांच की। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. क्या कभी किसी सांप ने अपने आप को आपके किसी शरीर के हिस्से में अपने आप को पूरी तरह जकड़ा है? एक बहुत बड़ा कोबरा? और ये बात सुनकर हम सब चुप हो गए। ये सवाल आया था होम्योपैथी करने वाले डॉक्टर से। ये टॉपिक, सांप का टॉपिक, तब शुरू हुआ जब हम लोग सांपों के बारे में बात कर रहे थे। हमने पूरे ध्यान से सुना जैसे डॉक्टर ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। डॉक्टर ने कहा, वो एक गर्मियों की रात थी, लगभग रात के 10 बज रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट पे अपना खाना खा लिया था और मैं अपने रूम पर वापस आ गया था। तभी मुझे ऊपर से एक आवाज आई जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं और चूहे दोनों ही उस रूम में साथ साथ रहते थे। मैंने अपनी माचिस का डब्बा निकाला और केरोसिन लैंप जो कि टेबल पे पड़ा था उसे जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were mere. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. उस घर में बिजली नहीं थी। वो एक बहुत ही छोटा किराए का कमरा था। मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहां पे चालू की थी और मैं जो कमाता था वो बहुत ही मामूली कमाता था, बहुत ही कम। मेरे सूटकेस में कुछ 60 रुपए पड़े थे और उनके साथ साथ मेरी कुछ शर्ट और धोतियां भी पड़ी हुई थी। मेरे पास एक काले रंग का कोट भी था जो मैंने उस समय पहन रखा था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tilted roof. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and fro from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मैंने अपना काला कोट निकाला, अपनी वाइट शर्ट निकाली और जो इतनी भी ज्यादा सफेद बनियान नहीं थी उन तीनों को निकाला और टांग दिया। मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोला। वो एक बाहर की तरफ कमरा था जिसकी एक दीवार बाहर आंगन में खुलती थी और उसमें एक टाइल लगी हुई छत थी जिसमें बहुत लंबे लंबे गेबल्स थे। गेबल्स यानी जैसा आपको इसमें दिख रहा है, ऐसी गिरती हुई छत थी, छज्जे जैसी छत थी। तो इसमें कोई छत नहीं थी और चूहों का आना जाना लगा रहता था उस बीम से। तो मैंने अपना बिस्तर बनाया और उसे दीवार के पास खिसका दिया। मैं नीचे लेटा पर मुझे नींद नहीं आई। मैं उठा और बाहर
बरामदे में चला गया ताकि हवा ले सकूं थोड़ी, पर तब तक शायद हवा के देवता भी, वायु देवता भी जा चुके थे, मतलब हवा नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is a near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty, and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने टेबल के नीचे रखे डब्बे को खोला और उसमें से एक किताब मटीरिया मेडिका निकाली। मैंने उसे किताब को टेबल पे खोलकर रख दिया जहाँ पे लैंप पड़ा हुआ था और एक बहुत बड़ा शीशा पड़ा हुआ था, कांच, और उसी शीशे के पास में एक छोटा सा कंगा भी रखा हुआ था। जब आपके कांच आपके बहुत पास होता है तो आपको ऐसा मन करता है कि आप उसमें देखो। तो मैंने भी उस कांच में देखा। उन दिनों मैं खूबसूरती को बहुत मानने वाला था और मैं इस बात में विश्वास रखता था कि मैं अपने आप को जितना सुंदर दिखा सकूं, अच्छा दिखा सकूं, उतना दिखाऊं। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर था, तो मुझे लगता था कि दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कितना सुंदर हूं। मैंने कंगा उठाया और अपने बालों में कंघी करने लगा और अपनी जो मांग निकाली थी उसे सही किया ताकि वो एकदम सीधी और एकदम साफ लगे। फिर से मुझे वही आवाज आई ऊपर से। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. मैंने और पास जाकर अपने चेहरे को देखा कांच में। उसी वक्त मैंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया। मैं रोज दाढ़ी बनाऊंगा और एक बहुत पतली सी मूंछ उगाऊंगा अपने चेहरे में ताकि मैं और अच्छा दिखूं। आखिरकार मेरी शादी नहीं हुई थी। आखिरकार मैं कुंवारा था और एक डॉक्टर भी था। मैंने वापस कांच में देखा और मुस्कुराया। वो एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी। मैंने दोबारा से एक धरती को हिला देने वाला फैसला लिया कि मैं हमेशा इस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर रखूंगा ताकि मैं और अच्छा दिख सकूं। आखिरकार मैं कुंवारा था और उसके ऊपर से एक डॉक्टर। फिर से मुझे वो आवाज आई ऊपर से। I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. मैं उठा और रूम में इधर उधर चलने लगा। फिर एक और प्यारा सा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मैं शादी करूंगा। मैं एक लड़की से जो कि डॉक्टर होगी उससे शादी करूंगा जिसके पास खूब सारा पैसा होगा और वो अच्छा काम कर रही होगी मेडिकल में। और वो मैं चाहता हूं कि वो लड़की मोटी हो।
वो भी इसलिए ताकि अगर मैं कोई गलती करूं और मुझे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ ना पाए। ऐसे विचारों के साथ मैं वापस अपनी चेयर पे आकर बैठ गया टेबल के सामने। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से ऐसी एकदम से धड़ की आवाज आई, जैसे लगा कि कोई रबड़ की ट्यूब गिर गई हो जमीन पर यह ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं घूम के देखूंगा कि क्या हुआ है, पर मैं नहीं घूमा। और जैसे ही मैंने ऊपर कांच में देखा तब चेयर के पीछे से होता हुआ एक बहुत ही मोटा सा सांप मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। मेरा घूमना और सांप का मेरे कंधे पर बैठना दोनों ही एक साथ हुआ। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly there 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. मैं उछला नहीं और ना ही हिला और ना ही मैं रोया। कोई टाइम ही नहीं था, समय ही नहीं था ऐसा कुछ करने के लिए। वो सांप मेरे कंधे से होता हुआ मेरे उल्टे हाथ पे वो घूमकर वहां बैठ गया। उसका जो धड़ था, उसका जो सर था, वो पूरा फैल चुका था और उसका जो सर था वो मेरे चेहरे से कुछ 3-4 इंच ही दूर होगा। ये कहना सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ वहां अपनी सांसें रोककर बैठा था। मैं पत्थर बन चुका था, पर मेरा दिमाग काफी तेज चल रहा था। वो दरवाजा जो है वो अंधेरे में खुलता था और पूरा रूम में भी अंधेरा था और बस उस लैंप की रोशनी में मैं वहां पे एक पत्थर की तरह बैठा रहा। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मुझे उसी समय भगवान के आसपास होना महसूस हुआ कि शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो भगवान को पसंद नहीं आया। मैं अपना अनुमान लगाने लगा कि मेरे दिल के ऊपर मैं लिख दूं, हे भगवान मुझे बस आज बचा लो। मेरे उल्टे हाथ में बहुत दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत मोटी सी रॉड, मोटी नहीं बल्कि एक रॉड जो कि आग से बनी हुई हो, वो धीरे धीरे पर बहुत तेजी से मेरे हाथ को दबा रही हो। वो मेरे हाथ में से धीरे धीरे सारी जान जाती जा रही थी। मैं क्या करता? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned his head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certainly the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? मेरे इतना सा भी हिलने पर वो सांप मुझे डस सकता था। मौत मुझे अपने आप से सिर्फ 4 इंच दूर दिखाई दे रही थी। क्या पता अगर वो मुझे डस लेता तो मैं क्या दवाई लेता? दवाइयां तो कोई नहीं थी कमरे में।
मैं तो एक बहुत ही गरीब और बेवकूफ डॉक्टर था। मैं अपना डर भूल गया और अपने आप पे ही हंसने लगा। ऐसा लगा कि शायद भगवान ने उस बात को स्वीकार कर लिया हो। उस सांप ने अपना सर घुमाया और उसने कांच में पहली बार अपने आप को देखा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो पहला सांप था जिसने कांच में देखा हो, पर वो सच में ऐसा सांप था जो अपने आप को कांच में देख रहा था। क्या वो भी अपनी सुंदरता देख रहा था, या क्या वो भी अहम फैसले लेने की कोशिश कर रहा था अपने बारे में, कि जैसे उसे मूछें उगानी चाहिए या आई शेडो या मस्कारा लगाना चाहिए, काजल लगाना चाहिए, या फिर अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quickly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. Phew. Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो सांप क्या देख रहा था शीशे में। क्या वो आदमी था या क्या वो औरत थी? क्या वो नर सांप था या मादा? मुझे नहीं समझ आएगा, क्योंकि उस सांप ने मेरे हाथ से उठ के वो धीरे धीरे मेरी गोदी में आया और वहां से वो टेबल पर चढ़ गया और एकदम कांच के सामने जाकर बैठ गया। क्या पता वो अपने आप को पास से देखना चाहता हो। अब मैं कोई पत्थर जैसा नहीं था। अब मेरे अंदर जान आ चुकी थी एकदम से। अभी भी अपनी सांसों को रोककर मैं चेयर से उठा और धीरे धीरे उस दरवाजे से होते हुए बरामदे में गया। वहां से मैं कूदा रोड पर और जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा। धीरे हम सब ने एक साथ बहुत ही राहत की सांस ली। फिर किसी ने पूछा, "डॉक्टर, क्या आपकी बीवी बहुत मोटी है?" "No," the doctor said. "God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with a gift of a sprinter." Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" The doctor replied, "I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final result." नहीं, डॉक्टर ने कहा, भगवान कुछ और ही चाहता था। मेरी जीवन साथी है वो बहुत ही पतली इंसान है और जिसके पास खूबियां हैं कि वो एक दौड़ लगाने वाले इंसान जितना तेज भाग सके। किसी और ने पूछा, "डॉक्टर, आप कहाँ भागे जब उस सांप ने जब आप भागे, क्या वो सांप भी आपके पीछे पीछे आया?" डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं भागा और मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। फिर तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और नहा लिया। फिर मैंने नए कपड़े पहने और मैं अगली सुबह 8:30 बजे अपने दोस्त को लेकर और कुछ 1-2 लोगों को लेकर अपने कमरे पे गया ताकि मैं अपना सामान ले सकूं वहां से। पर हमें पता चला मेरे पास तो कुछ ज्यादा बचा ही नहीं लेकर जाने को। किसी चोर ने आकर मेरी सारी चीजें हटा ली थी। रूम पूरा साफ हो चुका था, पर बस उस चोर ने एक चीज छोड़ दी मेरी बेइज्जती करते हुए। "What was that?" I asked. The doctor said, "My vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water." "Did you see the snake the next day, doctor?" The doctor laughed. "I've never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty."
क्या था वो? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, मेरी बनियान, गंदी वाली। उस चोर में भी इतनी अक्ल थी कि वो साफ सफाई के बारे में सोचता था। वो मेरी बनियान लेकर जा सकता था और उसे इस्तेमाल कर सकता था उसको साबुन से धोने के बाद। क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा डॉक्टर? डॉक्टर हंसे। मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो शायद बस एक सांप था जो अपने आप की खूबसूरती से भी बहुत आकर्षित हो चुका था। तो देखा आपने कितना मजेदार है ये लेसन। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो हमें इन क्वेश्चन को शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर करना है। क्वेश्चन 1, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? When and why did the sound stop? वो एक बहुत जानी पहचानी आवाज थी। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर ने क्या आवाज सुनी? उसे क्या लगा कि वो क्या था? उसने वो आवाज कितनी बार सुनी? कब और कैसे वो आवाज बंद हुई? तो डॉक्टर ने चूहों की आवाज सुनी। वो आवाज जानी पहचानी थी। उसने ये आवाज 4 बार सुनी। और जो शब्द इस लेसन में ये बताते वो है, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज फॉलन। तो ये आवाज उस सांप के आने के बाद बंद हुई। क्वेश्चन 2, what 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? तो डॉक्टर ने उस कांच में देखते हुए क्या 2 बहुत ही अहम और धरती हिलाने वाले फैसले लिए? तो डॉक्टर जब कांच में देख रहे थे तो पहला उन्होंने अहम फैसला ये लिया कि वो रोज दाढ़ी बनाएंगे और एक छोटी सी मूंछ रखेंगे, पतली सी, ताकि वो अच्छे दिखे। और दूसरा धरती हिलाने वाला, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो हमेशा उस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर रखेंगे। क्वेश्चन 3, I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles? And he smiles again. In what ways do his thoughts change in between and why? पहले डॉक्टर को लगा कि उनकी मुस्कान काफी अच्छी है जब वो पहली बार मुस्कुराए, पर जब वो थोड़ी देर बाद मुस्कुराए तो वो अपनी किस्मत पे मुस्कुराए। उनकी जिंदगी खतरे में थी। उनके ख्याल बदल गए क्योंकि वहां सांप आ चुका था। वो मौत के बहुत नजदीक। अगला क्वेश्चन है, This story is about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? Think of the contrast it presents between dreams and reality. तो अब हम ये कहानी जो है ये एक बहुत ही डरावनी किस्से को एक मजाक के तरीके से, एक मजेदार तरीके से, हंसने वाले तरीके से इसे बताया गया है। तो आपको क्या लगता है इसे मजाकिया और इसे मजेदार क्या बनाता है? तो जैसे यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए, तो अब हमें इनसे एक पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे पहला है कि द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी पोजेशंस, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस, एम्बिशन। तो पहला सवाल है कि डॉक्टर किस तरीके का आदमी है। तो डॉक्टर जो है वो बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके घर में बिजली नहीं थी। वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था जहाँ बहुत सारे चूहे थे। उसके सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे और कुछ शर्ट और धोती के अलावा उसके पास एक काला कोट था। द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, और वो कैसा इंसान बनना चाहता था। डॉक्टर एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही आकर्षक आदमी बनना चाहता था। तो इसके लिए वो सोचता है कि वो रोज अब दाढ़ी बनाएगा और पतली सी मूछें रखेगा
और वो ये भी चाहता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए। क्वेश्चन 2, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो कैसे इंसान से शादी करना चाहता है? तो डॉक्टर चाहता है कि वो एक ऐसी औरत से शादी करे जो खुद भी डॉक्टर हो, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो और वो अच्छा काम कर रही हो मेडिकल में, और वो ये चाहता है कि उनकी बीवी मोटी हो ताकि वो उनके पीछे ना भाग पाए और उन्हें पकड़ पाए जब वो कोई गलती करे। द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, तो वो कैसी औरत से शादी करते हैं? वो एक बहुत ही पतली औरत से शादी करते हैं जिनके पास एक दौड़ लगाने वाले इंसान जितनी दौड़ने की क्षमता है। हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, वो डॉक्टर क्या सोचता है जब वो कांच में देखता है? वो सोचता है कि वो अच्छा दिख रहा है और उसे और अच्छा दिखना चाहिए, तो वो ये सोचता है कि वो रोज दाढ़ी बनाएगा और अपनी आकर्षक मुस्कान को हमेशा अपने चेहरे पर रखेगा। वो अपने आप को देखकर बहुत खुश और संतुष्ट होता है कांच में। His thoughts when the snake is coiled around his arm, तो उसके क्या विचार होते हैं जब सांप उसके हाथ के आसपास आकर लिपट जाता है? जब सांप उसके उल्टे हाथ की तरफ आकर लिपट जाता है तो वहां बस अपनी सांस रोके बैठे रहता है। वो बिल्कुल नहीं, वो वहां पत्थर की तरह मूर्ति बन के बैठ जाता है क्योंकि वो सांप से डरता है। अगला क्वेश्चन है, Here are some sentences from the text. Say which of them tell you that the author was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of the snake. तो यहाँ इस लेसन से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। अब हमें इनमें से ये बताना है कि किससे पता चलता है कि जो डॉक्टर था पहला, या तो वो सांप से डरता था, या वो अपने आप वो जैसा दिखता था वो उसे लेकर बहुत गर्व महसूस करता था, वो बहुत मजाकिया था, या फिर चौथा उसे अब सांप से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो पहला है, तो जो इसमें से सेंटेंस है 1, 3, 4, 5, वो ये बताते हैं, 1, 3, 4 और 5 वो ये बताते हैं कि वो डॉक्टर सांप से डरता था। तो ये पहला क्या है? 1 मतलब आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब मैं पत्थर बन गया था, तो ये भी बताता है कि वो सांप से डरता था। 3, द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब उनकी उस हाथ पे से धीरे धीरे सारी शक्ति जाती जा रही थी क्योंकि उसके ऊपर सांप बैठा हुआ था। चौथा है, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, वो अपने विचारों में ये सोचते रहे कि वो कैसे बहुत ही बड़े शब्दों में अपने छोटे से दिल के बाहर ही लिखा दे, हे भगवान। और 5वां है, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, मैं हिला नहीं, मैं रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। तो ये चारों सेंटेंस ये बताते हैं कि वो सांप से डरते थे। तो जो सेंटेंस है 6 और 8 वो ये बताते हैं कि वो जैसे दिखते थे वो उसे लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। तो 6 नंबर का सेंटेंस है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। और 8 है, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। फिर जो सेंटेंस है 9 और 10 वो ये बताते हैं कि वो बहुत मजाकिया थे। 9 है, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। और 10th है जिसमें वो चोर के बारे में बता रहे हैं। और 10वां है, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैश और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। यहाँ पे जब वो डॉक्टर बताता है कि जब वो सांप अपने आप को चेहरे में अपने आप को उस कांच में देख रहा था तब उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे क्या वो भी कोई अहम फैसला लेने वाला है, मूछें उगाने के बारे में या सिंदूर अपने सर पे टीका लगाने के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशंस यूज्ड टू शो फियर। तो
So can you find the expressions in the story that tell you that the author was frightened? Read the story and complete the following sentences. तो अब हमें इस कहानी में से वो सेंटेंस ढूंढने हैं जो ये दिखाए कि वो ऑथर यानी कि डॉक्टर डरा हुआ था. तो अब हमको स्टोरी पढ़ के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. पहला क्वेश्चन है आई वॉज टर्न्ड, तो इसका है आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन. सेकेंड है आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. थर्ड है इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. क्वेश्चन 3 है in the sentences given below are some words and expressions are italicized. They variously mean that one is very frightened, too scared to move, frightened by something that happens suddenly, make another feel frightened. Match the meanings with the words in italics and write the appropriate meaning next to the sentence. तो नीचे ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ शब्द और कुछ एक्सप्रेशन जो हैं वो टेढ़े लिखे हुए हैं. तो ये सब एक चीज, इन सब का एक मतलब है कि या तो कोई बहुत डरा हुआ है, या कोई बहुत डरा हुआ है कि वो हिल भी ना पाए, या कोई डरा हुआ है जो कुछ अभी अभी हुआ है उससे, या फिर वो किसी दूसरे को भी डरा दे. तो अब इनको हमें उनके मतलब से, मीनिंग से मैच करना है. तो पहला है आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स. मुझे पता था कि मुझे एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, मैं सब कुछ भूल के बहुत डरा हुआ था. तो इसका होगा वेरी फ्राइटेंड, VERY वेरी फ्राइटेंड, FRIGHTENED. सेकेंड है आई गॉट अ फ्राइट व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वॉज टू द क्लिफ एज. मुझे डर लगा जब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं उस खाई के कितना नजदीक था. तो इसका होगा टू स्कैर्ड टू मूव, मतलब इतना डरा हुआ कि हिल भी ना पाए. TOOSCARED स्कैर्ड, TO2MOVE मूव, टू स्कैर्ड टू मूव. तीसरा है ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम. तो एकदम मतलब ऐसे अपने शरीर से बाहर निकल के कूद गया जैसे उसे वो बैल अपने सामने आता हुआ दिखा. तो इसका होगा फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंड सडनली. अगला है यू रियली गेव मी अ फ्राइट व्हेन यू क्रेप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट. तुमने मुझे बहुत डरा दिया जैसे ही तुम मेरे पीछे से एकदम से आए. तो इसका होगा मेड समवन फील फ्राइटेंड. मेड समवन फील फ्राइटेंड. फिर अगला है वेट अंटिल आई टेल दिस स्टोरी इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड. इसका जवाब है वेरी फ्राइटेंड, वेरी फ्राइटेंड. फिर सिक्स्थ है पैरालाइज्ड विद फियर द बॉय फेस्ड हिज अबडक्टर्स. इसका होगा जवाब टू स्कैर्ड टू मूव. और सेवेंथ है द बॉय हिड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल. इसका जवाब होगा टू स्कैर्ड टू मूव. अब अगला है क्वेश्चन है रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस यूजिंग इफ, वेदर और व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट. रिमेंबर द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स चेंज इनटू द पास्ट टेंस. तो अब हमको इन क्वेश्चन को रिपोर्ट के तरीके से लिखना है. तो पहला है मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे. तो मीना ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है टीचर आ जाएंगी. तो अब इसका जवाब होगा मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ ही और शी थॉट हिज और हर टीचर वुड कम दैट डे. सेकेंड है डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर विल यू गो दिस समर. आंसर है डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर विल ही गो दिस समर, वेयर ही वुड गो दैट समर. थर्ड है ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश. जवाब होगा ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई ही वाज स्टडिंग इंग्लिश. फोर्थ शी आस्क्ड मी व्हेन आर वी गोइंग टू लीव. फोर्थ आंसर होगा शी आस्क्ड मी व्हेन दे वर गोइंग टू लीव. फिफ्थ होगा प्राण आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर. फिफ्थ का आंसर होगा
Seema asked her, how long have you lived here? Seema asked her, आंसर होगा Seema asked her how long she had lived there. 7th, Sheila asked the children, are you ready to do the work? Sheila asked the children if they were ready to do the first question है discuss in pairs and answer each question below in a short paragraph. तो हमें इन क्वेश्चन को शॉर्ट पैराग्राफ में जिस ऐसी कोई घटना जब आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, और आप लोग अपनी क्लास में कंपटीशन भी रख सकते हैं कि किसकी कहानी ज़्यादा डरावनी थी. अगला है डिक्टेशन. तो ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है ये इंडियन कोबरा के बारे में यानी भारतीय कोबरा के बारे में. आपको इसे 2 बार पढ़ना है और अपनी किताब बंद कर दीजिए. उसके बाद आपके जो टीचर हैं ये पैराग्राफ आपके सामने पढ़ेंगे. तो अब आपको इसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीजें. ठीक है. अब है राइटिंग. Try to rewrite the story without its humor, merely as a frightening incident. What details or parts of the story would you leave out? तो अब आप दोबारा ये कहानी लिखने की कोशिश करो बिना इसमें जो मजाक की चीजें थी ना उन सबको हटाकर सिर्फ इसे एक डरावनी घटना के बारे में लिखकर ऐसे लिखने की कोशिश करो. Read the description given alongside this sketch from a photograph in a newspaper. Make up a story about what the monkey is thinking or why is it looking into the mirror. Write a paragraph about it. तो अब ये नीचे एक न्यूज़पेपर, एक अखबार में एक हेडलाइन आई थी तो उसके साथ में ये फोटो थी. अब आपको एक कहानी बनानी है कि ये बंदर क्या सोच रहा है और वो या फिर वो इस कांच में क्या देख रहा है और क्यों देख रहा है. तो आपको ऐसी कहानी लिखनी है. अगला है ट्रांसलेशन. The text you read is a translation of a story by a well-known Malayalam writer, Vaikom Muhammad Bashir. In translating a story from one language to another, a translator must keep the content intact. However, the language and the style differ in different translations of the same text. Here are 2 translations of the opening paragraphs of a novel by the Japanese writer Haruki Murakami. Read them and answer the questions given below. तो जो हमने ऊपर ये कहानी पढ़ी एक ट्रांसलेशन है, एक कहानी जो कि एक बहुत अच्छे मलयालम लेखक ने लिखी थी, वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने. तो जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कहानी को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहानी जो वो कहना चाह रही है वो उस चीज को वैसा ही रखे. हालांकि जो भाषा है और जो लिखने का तरीका है वो बदल सकता है. तो यहाँ नीचे 2 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं. एक नॉवल जो एक जापानी राइटर हारुकी मुराकामी ने लिखी थी. तो अब हम ये पढ़ते हैं. When the phone rang, I was in the kitchen, boiling a pot full of spaghetti and whistling along with an FM broadcast of the overture to Rossini's The Thieving Magpie, which has to be the perfect music for cooking pasta. I wanted to ignore the phone, not only because the spaghetti was nearly done, but because Claudio Abbado was bringing the London Symphony to its musical climax. I am in the kitchen cooking spaghetti when the woman calls. Another moment until the spaghetti is done. There I am, whistling the prelude to Rossini's La Gazza Ladra along with the FM radio. Perfect spaghetti cooking music. I hear the telephone ring but tell myself, ignore it. Let the spaghetti finish cooking. It's almost done. And besides, Claudio Abbado and the London Symphony Orchestra are coming to a crescendo. तो हमें इन दोनों ट्रांसलेशन को कंपेयर करना है. पहला टेंस ऑफ नरेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस. तो पहला वाला जो नरेशन है वो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, और जो दूसरा वाला है वो वर्तमान काल में है. और शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो यहाँ जो है यहाँ छोटे छोटे और इनकम्प्लीट सेंटेंस है ए वाले पैराग्राफ में. और सेंटेंस की लेंथ यानी कि कितना लंबा कोई सेंटेंस है तो बी में ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं. अब हम पढ़ेंगे पोयम. अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड.
तो ये है नॉर्थलैंड के एक लेजेंड की कहानी। तो पोएम है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो दूर दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पे दिन में घंटे कम होते हैं और रातें बहुत ही लंबी होती हैं सर्दियों में, कि उनमें आप ज़्यादा सो नहीं पाते, where they harness the swift reindeer to the sledges where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। मतलब जहाँ पे लोग, रेनडेयर कौन होता है, जैसे सांता क्लॉज दिखाते हैं ना, सांता क्लॉज जो हिरन के साथ चल कर आता है उसे दिखाते हैं, जब उसे बांध देते हैं, जब बर्फ़ गिरती है तो बच्चे छोटे छोटे भालू जैसे लगते हैं अपने बहुत ही मज़ेदार ऐसे कपड़ों में। They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। तो वहाँ वो उनको एक कहानी सुनाते हैं। कहाँ पे? बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जो मुझे नहीं लगता कि सच्ची है, पर फिर भी अगर मैं वो कहानी तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम उससे कोई सीख ले सकते हो। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार की बात है जब बहुत अच्छे सेंट पीटर, तो सेंट पीटर कौन थे? जो जीसस क्राइस्ट थे, यानी ईसा मसीह, उनके जो उनके बारे में लोगों को जा के बताते थे, वो जब वो धरती पर रहते थे, ये बात तब की है, और वो इधर उधर घूमते रहते थे और अपने ईसा मसीह के बारे में बताते रहते थे लोगों को। तब he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तब वो एक घर के एक झोपड़ी के दरवाजे के बाहर आए धरती पे घूमते घूमते, जहाँ पे एक छोटी सी औरत केक बना रही थी और उनको बेक कर रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one। और क्योंकि वो पूरे दिन भूखे थे तो वो बेहोश होने वाले थे, क्योंकि पूरा दिन भी ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने उसका जो स्टोर था केक का, उसमें से केक मांगा, सिर्फ एक केक। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो उसने एक बहुत ही छोटा केक बनाया और जैसे ही उसको सेकने के लिए रखा, जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा केक है देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। तो इसलिए उन्होंने फिर से एक दूसरा केक बनाया और इस बार पहले से भी ज़्यादा छोटा, पर जैसे ही उसको वापस सेकने के लिए रखा तो पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा दिखने लगा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। तब उसने आटे का बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेलती गई और एकदम पतला कर लिया और उसको बना भी दिया और उस केक के आटे को बना भी दिया और वो एक वेफर यानी चिप्स जितना पतला था, पर वो उसे भी नहीं दे पाई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक जो बहुत छोटे लगते हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं किसी को देने के लिए, इसलिए उसने उन्हें वापस दीवार पर रख दिया ताक में।
Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब जो अच्छे सेंट पीटर थे उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भूखे थे और बेहोश होने वाले थे, और ऐसी औरत ने ऐसी बात कर कर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood." फिर उन्होंने कहा, सेंट पीटर ने, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो कि तुम एक इंसान के रूप में नहीं रह सकती, कि तुम्हें खाना भी मिले और रहने को भी मिले और आग भी मिले ताकि वो तुम्हें गर्म रखे. इसलिए अब तुम अपना घर वैसे बनाओगी जैसे चिड़िया बनाती है, और अपना जो थोड़ा बहुत खाना है उसे भी ऐसे घूम घूम के, ऐसे ढूंढ ढूंढ के लोगी पूरा दिन मेहनत से जंगलों में. Then up she went through the chimney, never speaking a word. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और उसके बाद वो चिमनी से ऊपर चली गई बिना कोई शब्द बोले, और चिमनी से बाहर निकली एक वुडपेकर. वुडपेकर एक चिड़िया होती है जो जो पेड़ में ऐसे अपनी चोंच से छेद कर करके अपना बिल बनाती है, मार मार कर. और वो तो ये औरत जो है वो चिमनी से जब निकली तो वो एक चिड़िया बन चुकी थी. उसके सर पर एक लाल कलर की टोपी थी, और वो सिर्फ वही टोपी ही उसके शरीर पे बस वैसी रही, बाकी सारे कपड़े उसके जल चुके थे और कोयले में काले हो चुके थे. और उस शहर का जो हर स्कूल का बच्चा है उसने उसे उन जंगलों में देखा है जहाँ पे वो पेड़ों के बीच में रहती है आज तक, और आज भी यूं ही अपना खाना ढूंढती रहती है. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन. विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन से देश या कौन से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें नॉर्थलैंड कहा जाता है? तो नॉर्थलैंड एक नॉर्थ में यानी कि पूरब में एक देश है जहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? तो सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से क्या मांगा और उस औरत का क्या प्रतिक्रिया थी उस बात पर? सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से एक केक का टुकड़ा मांगा, और उस औरत ने बहुत ही कंजूसी से पेश आया और वो केक का साइज छोटा करती गई, और आखिर में उसने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया. क्वेश्चन 3, हाउ डिड ही पनिश हर? उसने उन्हें कैसे सजा दी? सेंट पीटर ने उस औरत को कैसे सजा दी? तो सेंट पीटर ने उस औरत को शाप दिया और उसे एक वुडपेकर बना दिया. क्वेश्चन 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? तो एक वुडपेकर आपको अपना खाना कैसे मिलता है? तो वुडपेकर के लिए खाना होता है जो लकड़ी होती है वो लकड़ी को अपने मुंह से अपनी चोंच से मारते 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 खाता रहता है. तो ये वुडपेकर को इस तरीके से सूखी लकड़ी से खाना मिलता है. अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? क्या आपको लगता है कि वो औरत को अगर पता होता
कि वो जो उससे केक मांग रहे हैं वो सेंट पीटर है, तो तब भी वो इतनी कंजूस होती, वो तब क्या करती? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो तब ऐसा नहीं करती, बल्कि वो उन्हें सबसे बड़ा केक देती ताकि वो उन्हें खुश कर सके और ताकि वो उसे बदले में कुछ अच्छा दें। अगला क्वेश्चन है, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो क्या ये कोई सच्ची कहानी है? आपको क्या लगता है इस पोएम का कौन सा हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सच्ची कहानी नहीं है। और जो तीसरा स्टैंजा है इस पोएम का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लेजेंड? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? तो लेजेंड का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो पुराने समय से लोगों के बारे में या घटनाओं के बारे में चलती आ रही हो। इस पोएम का टाइटल जो है वो ये बताता है कि एक लेजेंड है, जैसे अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। और पोएट जो है वो खुद ऐसा कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सच है। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो अब आपको सिर्फ 10 सेंटेंस में, 10 लाइनों में इस पोएम की कहानी लिखनी है, तो ये आप लिखना। अगला क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द वर्ड्स एट द एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, जैसे स्नोज एंड क्लोथ्स, ट्रू एंड यू, बिलो एंड नो। तो हमको पता है कि स्नो जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं, स्नो क्लोथ्स के साथ राइम करता है, ट्रू यू के साथ और बिलो नो के साथ। तो इस पोएम तो और जो है वो राइमिंग वर्ड्स ढूंढे तो अर्थ हर्थ, डन वन, ले अवे, अनादर ओवर, फ्लैट दैट, फेंट सेंट, फॉर्म वॉर्म, फूड वुड, सेम फ्लेम। अब आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है, अब आपको अपनी आपको अपने लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ पे बूढ़े लोगों से बात करनी है अपने एरिया में, और ये पता करना है कि आपकी अपनी भाषा में ऐसी कोई कहानियाँ हो तो, और फिर वो एक दूसरे को सुनाना। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5।